आज हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है दो पार्ट्स इसके हम लोग जानते हैं, एक रे ऑप्टिक्स एंड अनदर पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो है लाइट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कंसीडर कर देखते हैं। कुछ फिनोमिना जैसे हम लोग कहें कि रिफ्रैक्शन एंड कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो फिनोमिना है, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, और रे ऑप्टिक्स से जो है आसानी से जो है हम लोग उसको समझ पाते हैं। वेव ऑप्टिक्स में चूंकि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन जो वेव नेचर है, कुछ फिनोमिना जो है वेव नेचर का हमें देखने को मिलता है जो कि रे ऑप्टिक्स से जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। चाहे वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना हो, चाहे पोलराइजेशन का फिनोमिना हो, या कहें कि डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, तो वेव के द्वारा जो है वेव नेचर लाइट का कंसीडर कर हम लोग आसानी से उसको समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट को समझते हैं। जो आज का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो है हाइजेंस की बात आता है, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल जो है सबसे पहले लगभग 1600-1700 ईस्वी की बात है। उस समय जो हाइजेंस प्रिंसिपल जो है पहली बार जो है लाइट को एज अ वेव के रूप में स्थापित किए थे। सबसे पहले हाइजेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वह वेव फ्रंट को बताता है। वेव फ्रंट से जो है ओरिजिन ऑफ वेव अगर कहें तो वो समझ में आता है। और फिर जो है वेव अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो हाउ वेव प्रोपोगेटेड इन मीडियम, किस प्रकार से वेव जो है मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है, तो उसकी जानकारी जो है हाइजेंस के सेकेंड प्रिंसिपल से समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरिजिन की। जब बात आती है तो वेव फ्रंट की बात आती है। वेव फ्रंट, हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वेव फ्रंट को बताता है। सिंपली यदि वेव फ्रंट कहा जाए कि क्या है वेव फ्रंट, तो बचपन में हम लोग जो है कुछ पत्थर जो है शांत जल में फेंकते थे, तो कुछ इस प्रकार से जो है वेव जो है जनरेट होता था और धीरे धीरे ये वेव आगे की ओर बढ़ते बढ़ते जो है नदी या तालाब के किनारे तक पहुंच जाता था। तो ये जो वेव का कंसेप्ट है, यहाँ पे पत्थर यदि मारे हैं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पास का जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रैक है और जो दूर का ट्रैक है, दोनों में यदि देखा जाए तो इसका साइज जो है बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे वेव दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जो क्लोज है उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होता है। तो यदि कहा जाए वेव फ्रंट जो डिफाइंड होगा इस प्रकार से, जो पॉइंट का समूह, लोकस ऑफ पॉइंट की बात होती है। किसकी? लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट का समूह जो कि सारे पॉइंट जो हैं सोर्स से, जहां भी हम पत्थर को मारे हैं वो उससे सोर्स से जो डिस्टेंस होगा सभी पॉइंट का जो है इक्वल डिस्टेंस हो। ऐसे पॉइंट का समूह जो सोर्स से इक्वली डिस्टेंस पे हो और जो उस सरफेस के जितने भी पॉइंट हैं वो एक साथ ऑसिलेट करें। यदि किसी टाइम इंटरवल इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखें तो हर एक पॉइंट्स जो हैं इस सरफेस के एक साथ जो है ऑसिलेट करता हुआ प्रतीत हो, ऐसे पॉइंट के जो समूह हैं लोकस ऑफ पॉइंट
क्या कहलाते हैं, वेव फ्रंट कहलाते हैं। यदि कहा जाए तो ये जो सरफेस है, ये सारे पॉइंट जो हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं उस सरफेस पे, सब क्या हो, सब के सब इन फेज हों, कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हो सोर्स से, और सारे पॉइंट्स जो है एक साथ ऑसिलेट करता हो, तो वैसे पॉइंट के समूह को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट ऑल पॉइंट्स आर पार्टिकल्स ऑसिलेटेड इन फेज, सब एक साथ जो है ऑसिलेट करते हैं, कांस्टेंट फेज रखते हैं, और सोर्स से उनकी दूरी जो है वो सभी पॉइंट का समान हो, तब हम ऐसे पॉइंट के समूह को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यदि हम इस सरफेस की बात करें तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट का समूह जो होगा वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। सबका जो है सोर्स से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, समान डिस्टेंस होगा, और सभी पॉइंट्स जो है कांस्टेंट फेज रखते हैं। इस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक साथ जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, सब इन फेज में हैं। तो ऐसे पॉइंट्स के समूह को हम क्या कहेंगे, ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो जनरली जो है वेव फ्रंट दो रूपों में देखने को मिलता है, एक जो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड दूसरा जो होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। यह डिपेंड करेगा सोर्स पे। यदि हमारा सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की बात करें तो हमारा जो पॉइंट सोर्स है, तो इस सोर्स से जो हमें वेव फ्रंट प्राप्त होगा वह कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। फॉर पॉइंट सोर्स जो हमारा वेव फ्रंट है, कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और इस प्रकार से जो है ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है देखने को मिलेगा। ये हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। यदि अगर कहा जाए तो सोर्स के रूप में यदि हम सिलेंड्रिकल टाइप का, अगर स्ट्रेट लाइन टाइप का हम कोई सोर्स कंसीडर करें, जैसे मान लेते हैं ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट यदि हमारा सोर्स है तो अब जो हमें वेव फ्रंट प्राप्त होगा वह वेव फ्रंट क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें जो है मिलेगा कब, जब हमारा सोर्स जो है स्ट्रेट लाइन की तरह हो या ट्यूबलाइट की तरह हो। कैसे मिलेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, देखिए यदि कहा जाए लाइन, तो लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट का क्या है, समूह होता है। कई सारे पॉइंट्स जो है मिलकर एक लाइन बनाते हैं, तो हर एक पॉइंट जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। तो अगर हम कहें कि ये एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, इस लाइन का एक पॉइंट कंसीडर करें, तो इससे जो वेव फ्रंट जनरेट हुआ है वह स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हुआ है। कुछ इस प्रकार से चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगला पॉइंट जो होगा वह भी स्फेरिकल जनरेट करेगा। इस प्रकार से जो है सारे स्फेरिकल सर्कुलर जो है हमारा वेव फ्रंट मिलता, स्फेरिकल मिलता जाएगा, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जब हम उनको रखेंगे तो एक क्या, एक सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन जो है देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को भी यदि कंसीडर करते हैं तो देखिए यहाँ से भी हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है मिला। इस तरह से हर एक पॉइंट्स जो है उस लाइन का स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता जाएगा, और सारे पॉइंट्स मिलकर क्या करेंगे, एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग वेव फ्रंट को दो रूपों में जानते हैं, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड दूसरा जो होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, एंड फॉर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो सोर्स होगा जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह का है, ट्यूबलाइट जो है। लेकिन यदि स्फेरिकल वेव फ्रंट को देखा जाए तो जैसे जैसे सोर्स से अगर हम दूर बढ़ते जाते हैं, डिस्टेंस यदि बढ़ते जाते हैं, तो जो
इस स्फीयर का यदि छोटे से हिस्से को देखा जाए, स्मॉल हिस्से को देखा जाए, तो वह एक लाइन की तरह दिखेगा। यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे एक हिस्से को देखें तो चूंकि ये स्फीयर का हिस्सा है तो प्लेन का रूप देगा, तो एक एक प्लेन हमें जो है प्राप्त होता चला जाएगा। यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट जब सोर्स से काफ़ी दूर होगा तो उसके स्मॉल हिस्से को यदि कंसीडर किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो है एक एक प्लेन की तरह, पैरेलल प्लेन की तरह समझ में आएगा। तो इसलिए एक और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हो सकता है जिसको हम लोग प्लेन वेव फ्रंट कह सकते हैं। और प्लेन वेव फ्रंट में जो है एक दूसरे से पैरेलल मान लेते हैं, प्लेन बना लेते हैं, और इस प्रकार से जो है वेव फ्रंट का जो प्रोपोगेशन का जो है डायरेक्शन होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट का है। तो हम लोग जो है वेव फ्रंट को जनरली दो रूपों में जानते हैं, एक जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड अनदर इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में पॉइंट सोर्स होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में जो है एक लाइंस के रूप में हमारा सोर्स होगा। और स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन जो है, जो कि सोर्स से दूर है, वह एज अ प्लेन वेव फ्रंट बिहेव्स करेगा अप्रॉक्सीमेटली। और प्लेन वेव फ्रंट के नॉर्मल जो है प्रोपोगेशन का जो हम लोग डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। तो ये जो है हाइजेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वेव फ्रंट को स्टेट करता है। सेकेंड प्रिंसिपल हाइजेंस का बताता है हाउ वेव फ्रंट जो है या वेव जो है प्रोपोगेट करेगा मीडियम में, किस प्रकार से वेव मीडियम में प्रोपोगेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकेंड प्रिंसिपल के अनुसार ईच पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट्स बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट के। यदि हम कहें तो ये हमारा कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और इससे जब लोकस को हम कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट सोर्स से जो है हमें एक प्रकार का स्फेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त हुआ है। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट्स ऑफ वेव फ्रंट्स बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। अगले वेव फ्रंट का ये सोर्स बनेंगे, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स अगले वेव फ्रंट के लिए क्या बनेंगे, सोर्स का रूप लेंगे। और इफ़ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट, जब हम क्या करते हैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे यदि हम कंसीडर करें यह एक स्फेरिकल एक पॉइंट सोर्स हो गया, तो इस पॉइंट सोर्स से हमें क्या मिलेगा, एक वेव फ्रंट प्राप्त होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस पॉइंट सोर्स से भी हमें एक वेव फ्रंट प्राप्त होगा। हर एक पॉइंट सोर्स से जो है हमें क्या मिलेगा, एक एक वेव फ्रंट मिलता चला जाएगा। इस प्रकार से जो है हर एक पॉइंट से जो है एक एक वेव फ्रंट स्फेरिकल प्राप्त होगा। और हर एक सरफेस पे ड्रॉ एक कॉमन टेंजेंट। यदि कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो इन सब सरफेस पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, जो कि एक एक पॉइंट पे टच करे, वो बिहेव्स करेगा किसके तरह, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए। और फिर जो भी एक कॉमन टेंजेंट पॉइंट है, यह एक सोर्स का काम करेगा, और फिर उससे हम एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, और फिर उस पर कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो फिर वो अगले वेव फ्रंट वेवलेट्स का काम करेगा। तो इस प्रकार से जो है वेव एक जगह से दूसरे सोर्स से जो है आगे प्रोपोगेट करता चला जाएगा। तो ये हाइजेंस का सेकेंड प्रिंसिपल बताता है। यदि चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं, इस प्रकार से समझें कि मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट सोर्स है, और इस पॉइंट सोर्स से हम कहते हैं कि चलिए इस पे हमने कंसीडर किया है वो पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, हर एक पॉइंट मान लेते हैं, सब पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स जो है एक जो है स्फेरिकल वेव की तरह वेव फ्रंट हमें जनरेट करेगा। इसी प्रकार से यदि हम इस पॉइंट को देखें, सारे पॉइंट्स जो है इस प्रकार से हमें वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। फिर कॉमन टेंजेंट, सभी सरफेस को टच करता हुआ एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वह कॉमन टेंजेंट जो होगा
अगले वेव फ्रंट के लिए क्या काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। अब नेक्स्ट वेव, सेकेंड वेव फ्रंट के लिए ए अब सोर्स बन जाएगा। इस पॉइंट से जो है कुछ इस प्रकार से वेव जो है प्रोपोगेट करेगा। फिर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पे, हर एक पॉइंट अब टच करता हुआ जो है ये सब पॉइंट्स जो है अगले वेव फ्रंट का सोर्स हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो है अब जो है वेव इस प्रकार से जो है आगे प्रोपोगेट करेगा। फिर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट का सोर्स बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकेंड प्रिंसिपल, each points of wave fronts we have as a source of secondary wave front if we draw a common tangent। तो हाइजेंस का जो दो प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वेव नेचर को स्थापित किया, जो कि वेव फ्रंट के डिफिनीशन को बताता है। वेव फ्रंट का जो डिफिनीशन कहता है कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, each points oscillate in same phase and the distance from the source and point is equal for each points। and जो हाइजेंस का सेकेंड प्रिंसिपल है वह बताता है कि हाउ वेव प्रोपोगेटेड इन मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस सेकेंड प्रिंसिपल, each points of wave fronts we have as a source for secondary if we draw a common tangent। चलिए अब इसका एप्लीकेशन के रूप में हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना। हाइजेंस के प्रिंसिपल का यूज करते हुए रिफ्रैक्शन फिनोमिना को देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज कर हम लोग रिफ्रैक्शन को निकालना चाहते हैं। तो इसमें दो केस होगा, लाइट एक बार रेयरर से डेंसर में इंटर करेगा और एक बार हम लोग डेंसर से रेयरर में भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं, दो डिफरेंट मीडियम ले लेते हैं। इधर हम कहते हैं कि ये एयर है और इधर कहते हैं कि वाटर है, दो अलग मीडियम है। अब किसी प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं, तो यदि प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से नॉर्मली आएगा तो एयर से वाटर में इंटर कर जाएगा। लेकिन जब यह इंक्लाइंड होकर प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो कुछ इस प्रकार से जो है हमने कंसीडर किया है प्लेन वेव फ्रंट। चलिए एक प्लेन वेव फ्रंट है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को, इस एंगल को, इंसिडेंट के बीच के एंगल को, इस एंगल को हम एंगल आई कहेंगे। एयर में चूंकि लाइट की एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 और जो लाइट की वेलोसिटी है इसमें v1 और जो वेवलेंथ होगा लाइट का उसको हम लोग λ1 मान लेते हैं। और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कह रहे हैं और उसमें लाइट की वेलोसिटी को v2 कह रहे हैं और वेवलेंथ को λ2 कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि एयर जो है वाटर के कंपैरिजन डेंसर है, इसलिए जो वेलोसिटी होगा v2 जो होगा v2 इज लेस देन v1। v1 ग्रेटर होगा v2 से। क्यों? क्योंकि यह मीडियम रेयरर है। तो अगर हम कहते हैं कि इंक्लाइंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है उस समय सरफेस पे जब पहुंच चुका है, जो मान लेते हैं कि इसको O बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, तो यहाँ से जब तक A जो है B तक पहुंचेगा कुछ उतने मान लेते हैं T समय रिक्वायर्ड हुआ जो है A को B तक पहुंचने में। उतना समय तक जो है जो हमारा A जो
इधर का जो रेज है वो कुछ दूसरे मीडियम में इंटर कर चुका होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो चूंकि लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा, एक्चुअल में इसका पाथ जो होगा कुछ इस तरह से इसका पाथ होना चाहिए जाने का, लेकिन चूंकि ये लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, और नॉर्मल और इस रेज के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आर के इक्वल होगा। अब जैसे ही कितना डिस्टेंस, अब हम कहते हैं कि टी समय लगा ए से बी तक पहुंचने में, टी समय तक जो है रे हम कहते हैं कि सी पॉइंट तक जो है पहुंचा है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं जो टेंजेंट बी और सी को, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है OC इज इक्वल टू, चूंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है टी समय तक किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस OC इज इक्वल टू v2 इंटू टी के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि डिस्टेंस की बात करते हैं, AV डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, AV इज इक्वल टू वेलोसिटी v1 इंटू टी के इक्वल होगा। तो बाय द ज्योमेट्री यदि देखा जाए तो यह एंगल I के इक्वल है, तो यह भी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल I के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल I के साथ इस एंगल को अगर मिला लिया जाए तो यह 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसी एंगल के साथ इस एंगल को यदि मिला लिया जाए तो भी यह 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी निश्चित रूप से यह एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल I के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि देखा जाए तो यह एंगल R के इक्वल है, तो ये टोटल एंगल जो है हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी यह एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस R के इक्वल होगा। तो यह इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री 90 माइनस R है, तो निश्चित रूप से जो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल R के इक्वल होगा। चलिए तो इन ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल OCB, इस ट्रायंगल को देखा जाए और यह ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन I अपन में साइन R इज इक्वल टू, तो साइन I किसके इक्वल होगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज AB डिवाइडेड बाई, और हाइपोटेनस कितना होगा, OB के इक्वल होगा। एंड साइन R की बात करें तो साइन R दैट इज जो है R एंगल है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर OC डिवाइडेड बाई एंड हाइपोटेनस दिस इज इक्वल टू OB एंड यहाँ से हमें OB और OB कैंसिल आउट, तो साइन I अपन साइन R इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई OC के इक्वल होगा। एंड AB इज इक्वल टू V1 बाई T एंड OC इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T। देन हमें मिला जो है वैल्यू साइन I अपन में साइन R इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, दैट इज इक्वेशन 1। यानी जो है हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ कि साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू V1 बाई V2, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। Why the definition of refractive index? Why the definition of refractive index? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन को यदि देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1 या 1 से ग्रेटर होता है, 1 से छोटा नहीं होगा।
तो इसलिए जो है वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जब किसी मीडियम में लाइट इंटर करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी जो है कुछ कम वैल्यूज हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो हमें 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर ही प्राप्त होगा। इसलिए by the definition of refractive index is defined as the ratio of velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium। तो एयर की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा μ1 डिफाइंड होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी एयर में जो है लाइट की वेलोसिटी कितनी है v1, यानी μ1 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v1। एंड सिमिलरली यदि बात किया जाए वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो है डिफाइंड होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c डिवाइडेड बाय मीडियम दैट इज वहाँ पे वेलोसिटी कितना है v2 के इक्वल है। देन अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो μ1 इंटू v1 इज इक्वल टू c एंड μ2 इंटू v2 इज इक्वल टू c। देन अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या मिला, μ1 इंटू v1 इज इक्वल टू μ2 इंटू v2। देन यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है v1 बाई v2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, दैट इज इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो v1 बाई v2 के जगह पे हम लोग μ2 बाई μ1 भी लिख सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट साइन आई अपन में साइन r इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 3 जिसको बोल रहे हैं। अब बात करते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब होता है कि वन ऑसिलेशन या वन टाइम पीरियड में वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो t समय में यदि कहा जाए कि वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वह डिस्टेंस ab के इक्वल है और किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो अगर हम वेवलेंथ λ1 की बात करें जो कि इस एयर में है, तो एयर में वेवलेंथ बाय द डिफिनीशन ऑफ वेवलेंथ देन λ1 इज इक्वल टू AB के इक्वल होगा एंड λ2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू OC के इक्वल होगा। λ1 AB किसके इक्वल है, v1 इंटू t के इक्वल है एंड λ2 किसके इक्वल, λ2 इज इक्वल टू OC और OC किसके इक्वल है, v2 इंटू t के इक्वल है। दोनों का यदि रेशियो कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 देन λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू v1 t डिवाइडेड बाई v2 t। देखिए यहाँ से टी कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि जो वेलोसिटी का रेशियो है v1 बाई v2 किसके इक्वल है, λ1 बाई λ2। मान लेते हैं इसको इक्वेशन हम 4th कह रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th दोनों इक्वेशन को यदि कंपेयर किया जाए तो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, दोनों इक्वेशन को यदि देखा जाए तो हमें प्राप्त होगा साइन आई अपन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 एंड दिस इज इक्वल टू v1 बाई v2 एंड दिस इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाई λ2। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी प्लेन वेव फ्रंट को यदि हम रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज कर देखें तो हमें स्नेल्स लॉ का जो है कंसेप्ट समझ में आता है, स्नेल्स लॉ जो है इससे सत्यापित होता है। तो आई होप कि जो आप जो है
हाइजेंस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन के रूप में प्लेन वेव फ्रंट का जो है थ्रू जो है हम लोग रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम का जो है रिफ्रैक्शन फिनोमिना को देख पा रहे हैं। यदि अगर हम कहें कि लाइट को डेंसर से रेयरर की तरफ लेकर आएंगे तो वहाँ पे हमारा जो है डेंसर से रेयरर जब लाइट इंटर करता है तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने को मिलेगा। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो लाइट हमें TIR का फिनोमिना प्राप्त होगा, जो कि पीछे हम लोग रे ऑप्टिक्स में उसको देखे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस डेंसर से रेयरर में भी डायग्राम को बना सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं।